अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवल तू ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 12, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नई एपिसोड की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर चलते हैं तू ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 12 की तरफ। यस सर, आपगी ने दाऊद को रेस्क्यू कर लिया गया है, मगर दाऊद साहब की हालत काफ़ी तशवीशनाक है। 3 गोलियां लगी हैं उन्हें। बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाने की वजह से कुछ बचत हो गई है, मगर फिर भी डॉक्टर्स पुरुमीद नहीं हैं। मीराम आपगीनी की गहरी नींद में होने की तसल्ली करता अपने ऑफिसर को खुलकर बताने लगा था। जी, मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है। वो बता रहे हैं कि दाऊद साहब होश में आते ही आपसे मिलने का कह रहे हैं। आईजी साहब ने वही सवाल किया था जो पूछने के लिए उन्होंने कॉल की थी। जी सर, मेरी बात करवा दी गई है, पर सर जो मुतालबा वो कर रहे हैं वो मैं नहीं मान सकता। मैं अपने भाई के कातिल की बेटी से निकाह करके उसे महफूज पनाह मुहैया नहीं कर सकता। मैं इतने बड़े ज़र्फ़ का मालिक नहीं हूँ। अब तक जो कर रहा था वो मेरी ड्यूटी थी, और मेरे लिए मेरी ड्यूटी से बढ़कर कोई नहीं है। वरना मैं इन बाप बेटी के नाम की गोली अपने वजूद पर खाने के बजाय वही गोलियां उनके वजूद में बेबस कर देता। मीराम जब बोलने पर आया था तो बोलता चला गया था। उसने अपने ऑफिसर को भी खामोश करवा दिया था। क्या एसपी मीराम ने अपने दिल को इतना पत्थर कर लिया है कि वो एक बिस्तर पर पड़े मजबूर और लाचार बाप की फरियाद तक नहीं सुनना चाहता? फैसल के साथ क्या हुआ और वो किसने किया, अभी हमारे पास इस हवाले से कोई ठोस सबूत नहीं है। आप शक की बुनियाद पर किसी को उसका कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं? मुझे अपने सबसे काबिल ऑफिसर पर पूरा भरोसा है। वो इस भरोसे को टूटने नहीं देगा। आपके पास 1 घंटे का वक्त है। आप मुझे अपना फैसला बता दें, क्योंकि दाऊद साहब के पास इससे ज़्यादा वक्त नहीं है। आईजी साहब ने उसे मज़ीद कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर कॉल काट दी थी। मोबाइल गुस्से से डैशबोर्ड पर पटकते मीराम ने एक नज़र अपने कंधे से लगी आपगीने पर डाली थी। गाड़ी एक साइड पर रोड किनारे रोकते मीराम कितने ही लम्हे खुद पर जब्त पाने की कोशिश करने लगा था। उसकी इस लड़की से कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर जिस इंसान की ये बेटी थी उसे वो एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मीराम को कुछ ही देर लगी थी फैसला करने में। सर, मैं तैयार हूँ। मीराम ने मुख्तसर अल्फाज में अपना फैसला सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया था, जिसके बाद अपने अंदर उठते इंतशार पर काबू पाते वो गाड़ी को हवाओं की दोष पर उड़ाते वहाँ से निकल गया था। ये भी ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच था। इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में जो सोचता है वैसा कब कर पाता है। एसपी मीराम भी किस्मत की इस सितम ज़रीफ़ी पर पूरी तरह बेबस हो चुका था। जो शख्स उसके भाई का कातिल था, आज उसी की बेटी को पनाह देने के लिए उसे अपने निकाह में लेना पड़ रहा था। मीराम चाहता तो आराम से इनकार कर सकता था, मगर उसका ज़मीर ऐसे किसी को बेयार और मददगार छोड़ने की इजाज़त नहीं दे रहा था उसे। इंसानियत की बिना पर वो ये फैसला करने पर मजबूर हुआ था। वो दाऊद इब्राहिम जैसा बेज़मीन नहीं बनना चाहता था। आई एम रियली सॉरी, बाहर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अर्जुन बाहर से बहुत ज़्यादा गुस्से में आया था, मगर अंदर आते ही उसने बहुत मुश्किल से खुद को नॉर्मल किया था। अर्जुन की बात सुनकर चेयर पर बैठी महरमा पहलू बदलने के सिवा कुछ नहीं कर पाई थी। उसे इस जॉब की ज़रूरत थी, वरना वो अपने किरदार पर उठती ऐसी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अर्जुन को कोई जवाब नहीं दिया था, ना ही चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा था। अब नेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं होगा, अर्जुन ने एक बार फिर नरमी से उसे कहा था। उसने आज तक इतना ख्याल और एहतियात किसी के हवाले से नहीं बरती थी जो वो इस लड़की का रख रहा था। वो न जाने कि उस लड़की की आंखों में पहले दिन से ही आंसू नहीं देख पाया था। मेहरबान सिकंदर का रोना उसे हर्ट करता था, वजह वो खुद भी नहीं जानता था। इस वक्त भी उसे यूं उदास देखकर अर्जुन ने कोई गलती ना होते हुए भी सफाई पेश की थी। सर, ये फ़ाइल आपने मंगवाई थी, ये रेडी हो चुकी है और अभी 1 घंटे बाद आपकी दुबई वाले क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है। आप इस फाइल को चेक कर लें। अगर कोई कमी पेशी हुई तो मैं अभी जल्दी से ठीक कर देती हूँ। टाइम कम है। मेहरबान ने उसकी बातों को साफ नज़रअंदाज करते उसके आगे फ़ाइल रखी थी।
ارزم ہمدانی کی بات اگنور کرنے کی گستاخی آج تک کسی نے نہیں کی تھی، مگر آج مہرمہ سکندر یہ کارنامہ بھی سر انجام دے چکی تھیں، جس پر حیرت انگیز طور پر کوئی بھی ری ایکشن دیے بغیر ارزم نے اسی خاموشی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے فائل لے لی تھی۔ مہرمہ اسے فائل پر مصروف ہوتا دیکھ کر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ مغرور تیکھے نگوش کا مالک ارزم ہمدانی، جس کے پیچھے شہر کی ساری سنگل لڑکیاں پاگل تھیں، ہینڈسم اور ڈیشنگ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رہی زیادہ کافی ذہین بھی تھا، ہر لڑکی کا آئیڈیل۔ مگر مہرمہ کو یہ بات بہت ہی عجیب لگتی تھی کہ ایسا بندہ اب تک تنہا کیوں کر تھا۔ سامیہ نے جیسے بتایا تھا وہ لوگوں کو خود سے دور کیوں رکھتا تھا۔ مہرمہ اپنی سوچوں میں گم یک ٹک اس خوبرو شہزادے کو گھور رہی تھی، اس بات سے انجان کہ فائل کے پر نظریں گاڑے ارزم ہمدانی اس کی ایک حرکت بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی سادگی پر اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ بکھری تھی، جسے نوٹ کرتے مہرمہ نے گڑبڑاتے نظریں پھیر لی تھیں۔ اسے اپنی بے وقوفی پر جی بھر کر تاؤ آیا تھا۔ یہاں مسٹیک ہے، پروڈکٹس پر ان کی ڈسکرپشن ٹھیک سے نہیں لکھی گئی۔ ارزم نے فائل اس کی جانب کرتے سنجیدگی بھرے انداز میں اس کی غلطی بتائی تھی۔ آئی ایم سوری سر، آپ مجھے دیں، میں بھی ٹھیک کر دیتی ہوں۔ مہرمہ فوراً اٹھتی فائل کی جانب ہاتھ بڑھا گئی تھی، جب ارزم نے بھی بے دھیانی میں اسی وقت ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کے لمس پر مہرمہ نے کرنٹ کھاتے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ مہرمہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ میں اسے ٹھیک کر لوں گا، آپ جا سکتی ہیں اب۔ ارزم کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتا اس کے گھبرائے لال چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مہرمہ چہرے پر گری بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستی بنا اسے کوئی جواب دیے وہاں سے نکل گئی تھی۔ ارزم کتنی دیر بند دروازے کو گھورتا رہا تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں اس لڑکی کی ساتھ اتنا اٹریکٹ کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ارزم اپنی پیشانی مزلتا الجھن بھرے انداز میں بولا تھا۔ آبگی نے بت بنی آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے بیٹھے باروب شخص کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جو بات انہوں نے اس سے کہی تھی اس پر یقین کرنا آبگینی کے لیے بہت مشکل ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں اس کا ایس پی میرام سے نکاح ہونا تھا، وہ بھی اس کے بابا کی غیر موجودگی میں۔ آبگینی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کی لائف میں ہو کیا رہا ہے۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ آئی ایم سوری انکل، مگر جب تک آپ لوگ مجھ سے بابا کی بات نہیں کروا دیتے میں آپ کی کوئی بات نہیں مان سکتی، اور پلیز آپ لوگ صرف میری پروٹیکشن کے لیے یوں زبردستی مجھے کسی کی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ آبگی نے اچھے سے جانتی تھی کہ میرام اسے کس قدر ناپسند کرتا ہے، وہ اسے دلی رضامندی سے تو کبھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا، اس لیے وہ دل کی خواہش کے باوجود یوں جبراً اس کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میرام اسے آئی جی فیضان کے کہنے پر سیدھا اپنے گھر میں لے آیا تھا، جہاں انہوں نے نکاح ہوا اور باقی گواہان کو لے کر پہنچنا تھا۔ میرام نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر آبگی نے خود ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اس نکاح کے لیے کتنی مشکل سے مانا ہے۔ اس لیے آئی جی صاحب کے آتے ہی اس نے انہیں دو ٹوک انکار کر دیا تھا۔ آپ مجھے لندن بھجوا دیں، بابا نے میری کل کی ٹکٹس کروا دی ہیں۔ پلیز انکل، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی۔ آبگی نے اپنے دھیان میں بولتی کمرے میں داخل ہوتے میرام کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ اس وقت بھی میرام کی دی ہوئی شال لپیٹے قابل قبول حلیے میں تھی۔ داؤد صاحب بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ میرام کے کانوں تک اس کا انکار پہنچ چکا تھا، جو کہ اسے اچھا خاصا تپا بھی گیا تھا۔ جب وہ اتنی وجوہات کے باوجود اس سے نکاح کر رہا تھا تو ان محترمہ کو بھلا کیا مسئلہ تھا؟ میرام نے اسے سرخ نگاہوں سے گھورتے ہونٹوں سے انگارے چباتے فون پکڑایا تھا۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ پلیز جلدی سے میرے پاس آ جائیں۔ آبگی نے کال پر داؤد صاحب کی آواز سنتے ہی رو دی تھی۔ بیٹا، آئی جی صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ میں اس خطرے میں آپ کو لندن بھی نہیں بھیج سکتا۔ ایس پی میرام سے زیادہ مضبوط قلعہ اس وقت آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنے بابا کی یہ بات مان لیں۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی اپنے بابا کا مان رکھے گی۔ میں اس وقت آپ کے پاس نہیں آ سکتا، مگر بہت جلد اپنی بیٹی کو ملنے ضرور آؤں گا۔ داؤد صاحب اپنی تکلیف پر قابو پاتے بہت مشکل سے اپنی آواز کو نارمل رکھ پائے تھے۔
वो नहीं चाहते थे कि आबगीने को उनकी हालत की ज़रा सी भी भनक पड़े। मगर बाबा, आबगीने ने कुछ बोलना चाहा था, मगर दूसरी जानिब से फ़ोन बंद हो चुका था। आबगीने ने भीगे चेहरे के साथ मोबाइल मीराम की जानिब बढ़ा दिया था। उस पर एक नज़र डालता मीराम बिना कुछ बोले बाहर निकल गया था। मैं तैयार हूँ इस निकाह के लिए। आबगीने ने निगाहें झुकाए रजामंदी दे दी थी, जिस पर आईजी साहब उसके सर पर हाथ रखते बाहर निकल गए थे। दाऊद साहब की बेटी की हिफाजत न सिर्फ एक एमएनए होने की हैसियत से वो कर रहे थे, बल्कि उनके साथ पिछले कई सालों से आईजी साहब की अच्छी खासी जान पहचान भी थी, जिसकी बिना पर वो इस मुश्किल की घड़ी में उन्हें बेयार मददगार नहीं छोड़ सकते थे। एमएनए दाऊद इब्राहिम, जो अपने सियासी कैरियर के उरूज पर थे, उनसे सरजद होने वाली एक गलती ने उनके कैरियर के साथ साथ जिंदगी भी दांव पर लगा दी थी। उन्होंने मजीद आगे बढ़ने की ख्वाहिश में कुछ शरपसंद अफराद से हाथ मिला लिया था, जिनका काम मुल्क को तबाही की जानिब धकेलना था। वो मुख्तलिफ सियासी लीडरों को ऐसे ही अपनी जाल में फंसा कर अपने काम में इस्तेमाल करना चाहते थे। दाऊद साहब भी उनके जाल में फंस चुके थे, मगर उन्होंने उन लोगों के नापाक अज़ाइम सुनकर अपने मुल्क के साथ कुछ भी गलत करने से इनकार कर दिया था, जिसका नतीजा ये निकला था कि वो उनके और उनकी बेटी की जान के दुश्मन बन गए थे। दाऊद साहब बदनामी के डर से मीडिया में ये बात नहीं बताना चाहते थे और ना ही हुकूमत से इस हवाले से कोई मदद मांगना चाहते थे। यहाँ पर उनके कुछ ताल्लुकात काम आ गए थे। आईजी फैज़ान ने उनकी भरपूर मदद की थी। कहाँ जा रही हो? नेहा को बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ता देखकर उसकी कज़न फ़ायज़ा करीब आई थी। मेरा यहाँ दम घुट रहा है, आदी नहीं हूँ ऐसे फंक्शंस और इतनी देर तक एक जगह बन रहने की। नेहा ने मुंह बनाते जवाब दिया था और फ़ायज़ा के मज़ीद कुछ भी बोलने से पहले वहाँ से निकल आई। बाहर हवेली की पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थीं, जिन्हें देख कर नेहा अपनी मतलूबा गाड़ी की जानिब बढ़ गई थी, जिसमें वो लोग शहर से आए थे। जमशेद चाचा, जल्दी से गाड़ी निकालें, इससे पहले कि कोई और नाज़िल हो जाए। वो जमशेद खान को पहले ही कॉल कर चुकी थी। वो उससे पहले ही गाड़ी के करीब पहुंच चुके थे। बिटिया, क्या आपका यहाँ से भागने का कोई प्लान है? जमशेद खान ने मशकूक निगाहों से उसे देखा था। नहीं जमशेद चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बस गाड़ी ड्राइव करके गेट से बाहर निकालें, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। नेहा ने जल्दी से अपने साथ लाई सियाह शॉल से खुद को बहुत अच्छी तरह लपेटा और पिछली सीट की जानिब नीचे छुप गई। जमशेद चाचा उनके हाथ शुरू से काम कर रहे थे, उस पर तो जान देते थे। उसकी किसी बात का कभी इनकार नहीं किया था, चाहे वो उन्हें आधी रात को नींद से जगाकर कोई काम कहते। उन्होंने बगैर कोई सवाल किए गाड़ी गेट से बाहर निकाल ली थी। उनको अकेला देखकर गार्ड ने कोई सवाल जवाब नहीं किया था। थैंक यू सो मच चाचा, अब आप वापस चले जाएं। मैं हवेली में बहुत बोर हो रही थी, इसलिए बाहर आ गई। मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती हूँ। जैसे ही वापस आई आपको कॉल कर दूँगी, आप यहाँ बाहर आ जाइएगा। नेहा अपने ऊपर से चादर उतार कर पिछली सीट पर फेंकती उनके हटते ही फ्रंट सीट पर आन बैठी थी। पर बिटिया, यहाँ का माहौल शहर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका यूँ अकेले जाना खतरनाक साबित हो सकता है। जमशेद चाचा ने उसे समझाना चाहा था, मगर वो उन्हें नरमी से समझा बुझाकर जल्दी आने का कहती गाड़ी लिए निकल आई थी। वो इस वक्त मेहंदी वाले कपड़ों में मलबूस पूरी तरह सजी सवरी हुई थी। इर्द गिर्द से गुजरते लोग आंखें फाड़े उसे ऐसे देख रहे थे जैसे दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। एक जगह चंद औरतों को खड़े देख कर नेहा गाड़ी से निकल आई थी। उसने सर पर दुपट्टा नहीं किया हुआ था, जो देखकर वो औरतें उसे करीब आता देख वहाँ से हटने लगी थीं। एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट मेरी बात सुनने। नेहा उन्हें यूं दूर जाता देख जल्दी से उनके करीब आई थी। क्या आप बता सकती हैं सैयद असफान शाह की हवेली कौन सी है? नेहा ने उनमें कदरे दरमियानी उम्र की औरत को मुखातिब किया था। हम नहीं जानते। वो औरत उसकी बात सुनकर घबराई थी और फिर उसे टिका सा जवाब देती जल्दी से बाकी सबको साथ लिए वहाँ से निकल गई थी। नेहा ने हैरत भरी निगाहों से उन औरतों की इतनी रूडनेस देखी थी। ये इतना अजीब रिएक्ट करके क्यों गई हैं? एड्रेस ही तो पूछा था। नेहा बुरा सा मुंह बनाती वापस गाड़ी में आन बैठी थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द देख रहे हैं एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।